नमस्कार साथियों, A to Z स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि अपन चल रहा था कि अपने राजस्थान भूगोल का फीचर चल रहे थे ना, राजस्थान भूगोल के पूर्वी मैदान चल रहा था और अपन ने इस हिसाब से अंश क्रिया के नियम के तहत, जो रीट वाली तैयारी कर रही है ना बच्चे, उनको पता होगा मनोविज्ञान में अंश क्रिया का नियम होता है, थॉर्नडाइक ने दिया था ना। तो उसके अनुसार अंश क्रिया के नियमानुसार अपने चल रहे हैं कि पूरे मैटर को छोटे छोटे अंशों में बांट कर पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे अंशों में बांट कर 30 मिनट 40 मिनट का जितना भी वीडियो अपने बन रहा है उतने छोटे छोटे वीडियो, ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो। 30 मिनट की वीडियो 1-2 बार 3 बार घंटे में 2 बार देख सकते हैं। और हमारा भी जैसे मान लो कि हम भी 1 घंटे में 2 वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आपको पता है कि बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं कि उन्होंने बहुत शिक्षा को बहुत आगे लेके चले गए। आप घर बैठे हर टीचर से, जो आपकी तमन्ना उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो उसी शिक्षा संचार क्रांति को बढ़ावा देते हुए हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स पक्का करें, ताकि हमें पता लगे कि हम कैसे अगला कदम कैसे फूंक के रखें या आपके हिसाब से रखें, पता लगे अपने हमें भी ना, भी हम प्लस जा रहे हैं कि माइनस जा रहे हैं, उस हिसाब से आप करें। अपन चला रहे थे, पूर्वी मैदान का चल रहा था और पूर्वी मैदान में अपन ने कर लिया था चंबल का मैदान, है ना, चंबल का बेसिन। क्योंकि पूर्वी मैदान को अपने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। प्रवाह क्रम के आधार पर, नदियों के आधार पर अपने 3 भागों में उसको बांटा था। किसको? पूर्वी मैदान को। अब दूसरा करवा रहे हैं अपने, दूसरा कर रहे हैं अपन, और उसका नाम है बनास बेसिन। कौन सा बेसिन है? बनास बेसिन। बनास बेसिन, बनास बेसिन, ठीक है। अब जो बनास बेसिन है, इसमें क्या है कि एक नदी है और नदी का नाम है बनास। कौन सा, क्या नाम है? बनास। ये जो बनास नदी है वो राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजसमंद से ऐसे निकलते हुए सवाई माधोपुर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? सवाई माधोपुर। ये है राजसमंद और ये है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और ये है चंबल नदी, चंबल नदी, ठीक है। यूँ निकाल देते हैं, हम इधर निकाल देते हैं, ठीक है। और ये है सवाई माधोपुर, ऐसा हम लिख रहा हूँ मैं, सेम है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर का जो स्थान है वो है रामेश्वरम स्थान, रामेश्वरम, रामेश्वरम स्थान। तो बनास नदी, बनास, बनास, ठीक है। बनास नदी राजसमंद की कौन सी पहाड़ी से? राजसमंद की खमनोर पहाड़ी से, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी, खमनोर नामक स्थान से या खमनोर नामक पहाड़ी से निकलती है। निकलकर खमनोर नामक पहाड़ी से निकलकर, राजसमंद के खमनोर नामक पहाड़ी से निकलकर कहाँ तक जाती है? सवाई माधोपुर के रामेश्वरम तक या रामेश्वरम तक जाती है। अब इसका प्रवाह क्रम देखते हैं अपने कि चित्तौड़ कौन सा है? राजसमंद, राजसमंद के बाद में ये चित्तौड़ में जाती है। कई बार इस नदी का प्रवाह क्रम बहुत बार पूछता है। वो क्यों पूछता है? क्योंकि ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। किसकी नदी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की सबसे लंबी नदी, क्योंकि राजस्थान के अंदर या राजस्थान में से निकलती है और राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है, राजस्थान में ही कहीं लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब ये आप यूँ मत समझना कि लुप्त होगी चलते चलते, यानी अपना पानी राजस्थान में ही अपनत पनपती है और राजस्थान में क्या हो जाती है? उन्नति, खत्म हो जाती है, अवनति हो जाती है इसकी, ठीक है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, कौन सा है? भीलवाड़ा जिला। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर ये ऊपर है, अजमेर इसके, अजमेर में अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद में है टोंक, कौन सा है? टोंक। तो
राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में प्रवाहित होकर ये नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर जाकर किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। और रामेश्वरम पर जाकर क्या करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का। इसके ऊपर से एक नदी और आती है, उसका नाम है सीप नदी। कौन सी नदी है? सीप नदी। ठीक है, तो सीप नदी, त्रिवेणी सीप नदी जो जयपुर के आसपास से कहीं से निकल के आती है और सीप नदी आकर यहाँ क्या हो जाती है? दोनों नदियों में मिल जाती है और उस नदी में त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम पर आपको पता है राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में ये मान्यता है कि जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसे क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है, देवताओं की दृष्टि से शुभ माना जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक त्रिवेणी संगम पर किसी न किसी देवता का क्या होता है? मेला या उर्स या मान लो कि समारोह होता ही होता है। जैसे इलाहाबाद है, प्रयागराज है, जैसे विनेश्वर धाम है, जैसे रामेश्वरम धाम है, ऐसे बहुत से धाम हैं जहाँ नदियाँ यानी कि संयुक्त होती हैं, नदियाँ मिलती हैं, या बड़ी नदी छोटी नदी का जहाँ पानी ग्रहण करती है उसे संगम कहते हैं। और त्रिवेणी संगम होता है और त्रिवेणी संगम पर यहाँ पे भी क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है। अब इसकी बात करते हैं कि बनास बेसिन। और बनास बेसिन राजस्थान के खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जाके किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। अब ये क्या करती है? कुछ एक यानी कि आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे चंबल कर रही थी ना बीहड़ का निर्माण, वैसे ये भी क्या करती है? कुछ एक आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो देवगढ़ से, किससे? राजसमंद के देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक, यहाँ तक मैं यूँ लिख देता हूँ, यहाँ ये लो। ठीक है, ये है देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद का है देवगढ़। ठीक है, राजसमंद के देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा, ये ना भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा तक एक मैदान का निर्माण करती है। उस मैदान का नाम है पीड़मांट का मैदान। कौन सा मैदान है? पीड़मांट का मैदान। ठीक है, तो देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य जिस मैदान का निर्माण करती है उस मैदान को क्या कहते हैं? पीड़मांट का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? पीड़मांट का मैदान कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, भीलवाड़ा से लेकर, किससे लेकर? भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य, भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य जिस मैदान का निर्माण करती है उसको कहते हैं खेराड़ का मैदान। कौन सा मैदान है? खेराड़ का मैदान। आई बात समझ में? तो भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य, भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य जिस मैदान का निर्माण करती है उसको क्या कहते हैं? खेराड़ का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? खेराड़ का मैदान कहते हैं। किसका मैदान कहते हैं? खेराड़ का मैदान कहते हैं। तो देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य पीड़मांट और भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक क्या कहते हैं? खेराड़ कहते हैं। अब खेराड़, ठीक है, जो खेराड़ है वो एक मैदान है। क्या है? मैदान। तो खेराड़ जो प्रदेश है वो है जहाजपुर। कई बार क्या होता है वो पूछ लेता है कौन सी तहसील से शुरू होता है, तो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से। कौन सी तहसील से? भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से शुरू होकर टोंक तक जाता है खेराड़ प्रदेश। ठीक है, देवगढ़ से शुरू होकर भीलवाड़ा तक जाता है कौन सा? पीड़मांट का मैदान। याद रखना, पीड़मांट का मैदान याद रखोगे ना, बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब एक है खेराड़ी बोली। कौन सी बोली है? खेराड़ी बोली। भाषा खेराड़ी बोली, बोली भाषा नहीं कहेंगे, बोली कहेंगे क्योंकि बोली स्थानीय है। ठीक है, खेराड़ी बोली। कौन सी बोली है? खेराड़ी बोली। जहाजपुर से यानी कि शाहपुरा भीलवाड़ा से लेकर बूंदी के बीच में, बूंदी, हाँ नीचे वाला, ये शाहपुरा भीलवाड़ा और इधर बूंदी, इनके बीच में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ बूंदी होगी, देखना आप मैप में देखना
तो यहाँ बूंदी और इनके बीच में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, खेराड़ी भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा, बूंदी के मध्य खेराड़ी भाषा बोली जाती है। कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछ लेता है कि खेराड़ का मैदान कहाँ पर है और खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो खेराड़ी बोली याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा से लेकर बूंदी के मध्य वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और जो खेराड़ का मैदान है वो भीलवाड़ा जहाजपुर से लेकर टोंक तक स्थित है। ठीक है, अब ये खेराड़ी बोली कौन सी बोली, खेराड़ी जो बोली है, खेराड़ी जो बोली है वो दो नहीं बल्कि 3 भाषाओं का मिश्रण है। कितनी भाषाओं का, 3 भाषाओं का मिश्रण है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ढूंढाड़ी का, किसका, ढूंढाड़ी प्लस, ठीक है, हाड़ौती, हाड़ौती, ठीक है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी, और कौन सी है, मेवाड़ी। देखना आप, मेवाड़ी, तो ढूंढाड़ी, तो ये ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है। कौन सा, जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, ये है भीलवाड़ा, टोंक के आसपास वाला क्षेत्र, और ये बूंदी है हाड़ौती में, और मेवाड़ी है भीलवाड़ा। ठीक है, तो इन तीनों भाषाओं का जो मिश्रण है, इन तीनों भाषाओं का जो मिश्रण है उसे कहते हैं खेराड़। क्या कहते हैं, खेराड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खेराड़ कहते हैं। आई भाषण में, हाँ ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, खेराड़ कहते हैं। चलें आगे। हाँ, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर सवाई माधोपुर तक कौन सी नदी जाती है, बनास नदी जाती है। उस नदी के द्वारा सिंचित जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं अपन, बनास बेसिन कहते हैं। उसके बाद में चित्तौड़ में जाती है, भीलवाड़ा में जाती है, अजमेर में जाती है, टोंक में जाती है, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर जाकर सीप नदी के साथ मिलकर किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। चंबल जो है वो इधर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है जी। उसके बाद में ये देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य पीडमांट मैदान का निर्माण करती है, और भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील से लेकर टोंक तक खेरवाड़ा मैदान का या खेराड़ मैदान का निर्माण करती है। अब खेराड़ से याद आया कि खेराड़ की बोली भी बोली जाती है, जो भीलवाड़ा के शाहपुरा से लेकर बूंदी के मध्य भूभाग में बोली जाती है, जो ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी का क्या है, मिश्रण है। आई बात समझ में, क्या आई होगी। ठीक है, तो इसे आप देखना 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार देखोगे उतनी बार प्रश्न बहुत बार उठते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 बार। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, अब क्या हुआ कि प्रश्न आया, प्रश्न डालते हैं अपन एक बढ़िया वाला। ठीक है, प्रश्न ये है कि पीडमांट है ना, पीडमांट मैदान स्थित है, तो ए अरावली, बी पूर्वी मैदान में, ठीक है, और सीसू डालने की जरूरत नहीं है, अपने यहीं से देख लेते हैं। तो पीडमांट मैदान स्थित है या संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न वो डालते हैं इसी के साथ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो पीडमांट के मैदान का संबंध है। यहाँ संबंध की बात हो रही है, यहाँ स्थिति की बात होती है, यहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही है। यानी कि पीडमांट का मैदान स्थित कहाँ पर है और पीडमांट का मैदान संबंधित किस प्रदेश से, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो पीडमांट का जो मैदान है उसका जो संबंध है वो तो है पूर्वी मैदान से, याद रखना आप। ठीक है, पूर्वी मैदान से है, संबंध किससे है, पूर्वी मैदान से है। आई बात समझ में, संबंध का मतलब है कि किसके द्वारा, तो पीडमांट जो है वो उबड़ खाबड़ भूभाग होते हैं ऐसे। ठीक है, लहरदार, ऐसे टिल्ले से जो निकल जाते हैं नदियों द्वारा। ठीक है, वो ठीक है, तो वो कहाँ पर हैं, तो पूर्वी मैदान में नदियाँ ज़्यादा है, यानी वो बनास बेसिन में बनते हैं ज़्यादा,
तो संबंध किससे है? पूर्वी मैदान से। याद रखना, संबंध किससे है? पूर्वी मैदान से है। लेकिन स्थित कहाँ पर है? अरावली क्षेत्र में ज़्यादा स्थित है। स्थित कहाँ पर है? अरावली क्षेत्र में। और संबंध किससे है? पूर्वी मैदान से। संबंध किससे है? पूर्वी मैदान से। और स्थित कहाँ पर है? स्थित कहाँ पर है? हाँ, याद रखना, ठीक है, याद रखोगे आप। क्यों रखोगे? स्थित अरावली, अरावली। और अरावली के अंदर आपको पता है ना, राज संबंध किस में आता है? अरावली में तो आता है, ठीक है। कहाँ पर आता है? अरावली में। बस इतना याद रखना। तो राज संबंध किससे संबंधित है? जिला अरावली से। तो अरावली स्थित है, पीडमांट स्थित राज संबंध में है। लेकिन संबंध किससे है? पूर्वी मैदान से। बस इतना याद ज्ञात रखना, आप इतना याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार दो बार आप पढ़ना। बढ़िया जो किताबें हैं ना एनसीईआरटी से संबंधित, राजस्थान भूगोल जा टेक्स्टेड बुक है वो, ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी बुक, उनमें ऐसे प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं प्यारे साथियों। और आगे यूँ है कि आगे एक और है, ये बनास बेसिन की बात हुई। अगला है रोही का मैदान। देखो खेराड़ का मैदान अपने कर लिया, खेराड़ का मैदान अपने देख लिया किस किस के बीच में है, ठीक है। और अपने पीडमांट का मैदान भी देख लिया कि देवगढ़ से जाजपुर भीलवाड़ा के मध्य में है, और जाजपुर से लेकर टोंक के मध्य खेराड़ का मैदान है। रोही की बात कर रहा हूँ, रोही का मैदान। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रोही का मैदान कहाँ स्थित है, कौन सी नदी बनाती है? रोही का मैदान कौन सी नदी बनाती है, ठीक है। तो रोही का जो मैदान है वो बनाती है बाणगंगा नदी। यूं ही शेप है बाणगंगा नदी की, आप देखना, ठीक है। बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा नदी है वो निकलती है बेराट से। कहाँ से निकलती है? बेराट, बेराट की पहाड़ी से। मैं मोटा मोटा इसलिए करवा रहा हूँ नदी को, क्योंकि नदियाँ अपने अपवाह तंत्र में ऑलरेडी देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेराट की पहाड़ी, और बेराट की पहाड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि बाणगंगा नदी के प्रवाह क्रम को क्या कहते हैं? रोही का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही का मैदान कहते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट जाकर किस में मिलती है? यमुना में जाकर मिलती है। तो राजस्थान की ऐसी कितनी नदियाँ जो डायरेक्ट अपना समुंदर में डायरेक्ट अपना जल यमुना में देती है? दो नदियाँ तो आएगी अपने सामने, चंबल और एक कौन सी है? बाणगंगा है। एक आदि और जब आएगी तब अपने देखेंगे, ठीक है। तो जयपुर, जयपुर के बाद में ये नदी कहाँ आती है? ये नदी आती है प्यारे साथियों जयपुर के बाद में दौसा। कहाँ पर आती है? दौसा में। कहाँ पर आती है? दौसा में। उसके बाद में टोंक में। कहाँ पर? टोंक। और फिर भरतपुर में, भरतपुर में, और भरतपुर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। यानी उसमें हरियाणा होती हुई, उत्तर प्रदेश होती हुई, ठीक है। तो जयपुर, दौसा, टोंक और भरतपुर, इन जिलों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी के किनारे क्या है? बाणगंगा नदी का जो प्रवाह क्रम है उसे क्या कहते हैं? रोही का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही का मैदान कहते हैं। जयपुर से भरतपुर के मध्य, जयपुर से भरतपुर के मध्य जो भूभाग है, जयपुर से लेकर भरतपुर के मध्य जो भूभाग है, ये देखो, ये जो भूभाग है इसे कहते हैं बाणगंगा, बाणगंगा यमुना दोआब, यमुना दोआब। दो नदियों का जो क्षेत्र होता है ना, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब के नाम से जानते हैं। तो अपने पास भी दोआब आ गया, जो बड़ी नदी होती है उसका दोआब कहते हैं। तो बाणगंगा और यमुना का दोआब है कौन सा? रोही का मैदान। कौन सा है? रोही का मैदान। आई बात समझ में क्या? हाँ। अब रोही का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो रोही का मैदान है मेरे प्यारे साथियों गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? रोही का मैदान है। कौन सा है? गेहूं के लिए रोही का मैदान प्रसिद्ध है। आई बात समझ में? और इसी मैदान में, रोही के मैदान में देखना जनसंख्या सर्वाधिक है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, ये आगे पीछे ही हैं नंबर, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ऐसे ही हैं 5 नंबर तक, 6 नंबर तक ये जिले आते हैं राजस्थान में।
तो सर्वाधिक जनघनत्व किस मैदान में पाया जाता है? रोही के मैदान में पाया जाता है। अगर पूछ ले कि जौ की खेती सर्वाधिक कौन से मैदान में होती है, तो रोही के मैदान में ही होती है, क्योंकि जयपुर में जौ सर्वाधिक होता है। आई बात समझ में क्या? ठीक है, शाबाश, आई होगी। चलो आगे चलते हैं, अगले फीचर की बात करते हैं। और अगला है, यानी कि इसी रूप इसके मैदान का, पूर्वी मैदान का जो अगला भूभाग अपने 3 भागों में बांटा था ना, उसका अगला भूभाग है माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन। माही बेसिन, माही बेसिन, ठीक है। अब माही नदी, जो माही नदी है वो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है राजस्थान के लिहाज से भी और इंडिया के लिहाज से भी। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है इंडिया के लिहाज से और राजस्थान के लिहाज से भी। ये है चंबल। ये क्या है? 2 मिनट। ये है राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान का नीचे वाला भूभाग, और यहाँ से निकलती है कर्क रेखा। क्या निकलती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा आप जानते होंगे ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, वर्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो राजस्थान के कितने जिलों से निकलती है? 2 जिलों से। कितने जिलों से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है क्या? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। बड़ी कमाल की नदी है भाई, ठीक है, माही नदी, ठीक है। अब माही नदी का आपके सामने प्रश्न क्लियर हो गया कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसे? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की नदी, 2 बार, ठीक है। एक प्रश्न क्लियर कर दिया आपने कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र से बहती है। कौन से क्षेत्र से बहती है? आदिवासी क्षेत्र से बहती है, तो इसलिए आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते। ये ऊपर जो जिला है ये है प्रतापगढ़, ये है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर, ठीक है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ है, आधा चित्तौड़गढ़ इधर है और इधर भीलवाड़ा है यहाँ, ठीक है। ये झालावाड़ है, ठीक है। और ये कोटा बूंदी, सॉरी ये कोटा, ये बूंदी, और ये है कोटा बूंदी 12 और ये लो 12 झालावाड़, ठीक है। वो शेखावटी वाला प्रदेश और ये इधर वाला बागड़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बागड़ का क्षेत्र, ठीक है। तो प्रतापगढ़ व किसके मध्य? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है इस नदी का, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ बराबर बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है, ठीक है, उस नदी के भूभाग को क्या कहते हैं? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य जो मैदान है, निकटवर्ती मैदान है, उसे कहते हैं कांठल प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश, ठीक है। तो कांठल प्रदेश से निकलती है, इसलिए इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं। किसकी गंगा कहते हैं? कांठल की गंगा, ठीक है। तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल प्रदेश भी कहते हैं। आई बात समझ में क्या? अब देखो, जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य भूभाग है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य भूभाग, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य भूभाग, तो डूंगरपुर बराबर बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है उसे कहते हैं बांगड़। क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश कहते हैं। बांगड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बांगड़ की गंगा भी कहते हैं, बांगड़ की गंगा, ठीक है। तो गंगा तो हो गई 3-4 बार, ठीक है ना। बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ठीक है। और इतना हो गया। उसके बाद में
अब हुआ ये कि ये तो है इसके मात्र छोटे छोटे भूभाग। उसके बाद में इसका जो प्रदेश है इसका कांठल का, और ये जो प्रतापगढ़ है, कौन सा, प्रतापगढ़, स्पेशली प्रतापगढ़ के आसपास 56 नदी नाले, कितने, 56 नदी नाले आकर मिलते हैं, ठीक है। या गाँव का समूह है, कई किताबों में गाँव का समूह है, तो वो भी याद रखना कि गाँव का समूह है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं 56 का मैदान। क्या कहते हैं, 56 का मैदान, ठीक है। 56 का मैदान, तो ये होगी 56 के मैदान की गंगा, ठीक है, 56 के मैदान की गंगा, ठीक है। आई बात समझ। तो 56 के मैदान की गंगा भी इसे कहा जाता है। 56 का मैदान कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में स्थित है। क्या है, प्रतापगढ़ में स्थित है। चलो आगे चलते हैं, इसकी एक आदि और विशेषता देखते हैं। इसे कहते हैं, इस क्षेत्र को, किसके, माही क्षेत्र को कहते हैं पुष्प प्रदेश। प्राचीन काल में इसे क्या कहते थे, पुष्प प्रदेश कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में महुआ नाम का फूल होता था। महुआ नाम का वृक्ष होता था, और उस वृक्ष से क्या बनाया जाता था प्राचीन काल में, सोम रस बनाया जाता था मेरे प्यारे साथियों। सोम रस समझते हो ना, सोम रस, शराब बनाई जाती थी। इस क्षेत्र को इसलिए इसको क्या कहते थे, पुष्प प्रदेश कहते थे। क्यों कहते थे, महुआ प्रदेश होने के कारण, ठीक है, ठीक है जी। इसी क्षेत्र में, किसमें, डूंगरपुर में, डूंगरपुर और डूंगरपुर में एक स्थान है जिसका नाम है वेणेश्वर। जो गांव है वो है नवाटापुरा गांव। कौन सा पूरा गांव है, नवाटापुरा गांव। और यहाँ पर लगता है त्रिवेणी संगम। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि त्रिवेणी संगम जहाँ होगा वहाँ इंडिया में क्या लगेंगे, मेले लगेंगे, उल्लास होंगे, ठीक है। तो एक तो है सोम नदी, कौन सी नदी है, सोम नदी इधर से आती है, अपनी ये जा ही रही है, और प्रतापगढ़ से आती है जाखम नदी, तो यहाँ लगता है त्रिवेणी संगम। ये तो था माही नदी का भौतिक भूभाग, ठीक है साहब प्यारे साथियों। इसी तरह ये क्या हुआ, पूर्वी मैदान जो था वो अपना क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। पूर्वी मैदान मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। पूर्वी मैदान की जो विशेषताएं थी उनका मैं रिपीटिस करता हूँ, जल्दी जल्दी से आप देखना कि पूर्वी जो मैदान है वो क्या है, 23% भूभाग पर फैला हुआ है, 39% उसमें जनसंख्या है। इसको अपने भौतिक भूभाग की दृष्टि से 3 भागों में बांटा, अपने बाणगंगा में बांटा, अपने इसको चंबल में बांटा, अपने इसको किस में बांटा, माही में बांटा। चंबल को बीहड़ प्रदेश कहा जाता है, दस्यु क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। बाणगंगा और बनास को रोही क्षेत्र कहा जाता है, और इसे पुष्प क्षेत्र कहा जाता है। धन्यवाद। क्लास को लाइक करते रहें आप, क्लास को कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।